हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक में नेस्ट के जो भी पेपर डिस्कस किया, कंप्लीट पेपर ही डिस्कस किया, लेकिन आज हम 2020 के शिफ्ट 2 एंड 2019 के शिफ्ट 2 के पेपर्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फाइन, लेट्स जस्ट गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन, लेट n बी ए रैंडमली चूजन इंटीजर फ्रॉम द सेट 100, 101. तो आप देख सकते हैं सारे के सारे 3 डिजिट इंटीजर्स आ गए. फाइन, the probability that the sum of the digits of n is equal to 24. तो बच्चा 3 डिजिट नंबर है. अगर हम उसे a, b, c कंसिडर करें टू बी द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स हमें 24 चाहिए. तो आपके पास दो तरीका है. एक, मैनुअल काउंटिंग से आप आंसर करें एंड दैट विल बी टाइम सेविंग, एंड सेकंड जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस है आप उससे करें. मैं दोनों तरह से आपको करके बता रही हूँ, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में मैनुअल काउंटिंग इज ऑलवेज टाइम सेविंग. करके देखते हैं. 3 डिजिट नंबर है, तीनों का जो सम है हमें 24 चाहिए. ठीक, मैं पहले रेगुलर प्रोसेस से बता रही हूँ आपको. हम क्या करते हैं, ए, बी, सी आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, राइट. जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, एग्जैक्टली उसी तरह से हम करेंगे. एक डमी क्वांटिटी हम लेते हैं, वो आप कुछ भी ले सकते हैं. मैंने p ले लिया, x ले लो जो लेना है, एंड इसके पावर में जो फर्स्ट अननोन है उसके ऑल पॉसिबिलिटीज, सो p पावर 1 एंड सो ऑन. एक सीरीज के फॉर्म में हमने लिख लिया जितनी भी पॉसिबिलिटीज है. यहाँ जो टर्मिनल वैल्यू है 9 है, तो आपको 9 पे से क्लोज करना होगा. ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दे आर लाइक सिर्फ इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है एंड इट कैन गो ऑन एंड ऑन. उस केस में ये इनफाइनाइट जीपी बन जाता है, एंड सम ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी इज ऑलवेज सिंपलर देन सम ऑफ ए फाइनाइट जीपी. फॉर्मूला आप देखते हो, है ना. तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट जीपी है, और यही चीज क्रिएट होगा बी के लिए, क्योंकि डमी क्वांटिटी तो हमें सेम ही लेना होता है, एंड सी के लिए भी सेम. तो मैं इसे कर देती हूँ क्यूब, और जो हमें सम चाहिए दैट इज 24. तो हम p पावर 24 को यहाँ सर्च करेंगे. उसके कोएफिशिएंट से हमें मतलब है, उसका कोएफिशिएंट ही हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें सम पे जाना होगा. सम ऑफ ए जीपी दैट इज a व्हिच इज 1 माइनस r, r है p, पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस r, और यही चीज क्यूब में है. और यहाँ से हमें कोएफिशिएंट चाहिए p पावर 24 का. तो कोएफिशिएंट निकालने का प्रोसेस, इसको हमने किया क्यूब, और 1 माइनस p पावर 3 है इन द डिनोमिनेटर, सो 1 माइनस p पावर -3, राइट. अब हम इसे कर देते हैं एक्सपांड, सो दैट इज 1 माइनस 3 p पावर 10 प्लस 3 p पावर 20 माइनस p पावर 30 एंड मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस p होल पावर -3. अब इसको इंडिविजुअल के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हर जगह से हम कोएफिशिएंट को लेके सम अप करेंगे. ठीक, करके देखते हैं. सो 1 इंटू दिस 1 माइनस p होल पावर -3, p पावर 10 1 माइनस p होल पावर -3, 3p पावर 20 1 माइनस p पावर -3. और हर स्टेप आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है. जो चीज़ आपको क्लियरली दिख रहा है विदाउट राइटिंग यू कैन एग्जीक्यूट इट, यू डू इट डायरेक्टली. ठीक है, अब बताएं 1 माइनस r होल पावर माइनस m के एक्सपांशन में अगर हमें r पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, व्हाट इज द आंसर, n प्लस m माइनस 1 c n. फाइन, यही होता है. तो यहाँ पे आ जाए, हमें चाहिए p पावर 24 का कोएफिशिएंट, सो 24 प्लस 3 27 माइनस 1 26 c 24. ठीक, देन नेक्स्ट पे आ जाए. p पावर 10 पहले से ही है, हमें p पावर 24 चाहिए था, मतलब हमें यहाँ से p पावर 14 की जरूरत है, राइट. सो दैट इज 14 प्लस 3 माइनस 1 16 c 14 एंड 3 पहले से ही है, सो 16 c 14. नेक्स्ट पे आ जाए, p पावर 20 पहले से ही है, इसका मतलब हमें यहाँ से p पावर 4 लेना होगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी प्लस 3 6 c 4. फाइन, यहाँ p पावर 30 है और हमें p पावर 24 चाहिए था, मतलब p पावर 6 एक्स्ट्रा है. और इसके एक्सपांशन में ना p का नेगेटिव पावर क्रिएट नहीं होता. किस तरह के टर्म्स होते हैं, p पावर 0 देन p पावर 1 देन p पावर 2, सिर्फ होल पावर से क्रिएट होते हैं. इसका मतलब यहाँ से p पावर 24 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. और आप ऐसे भी कर सकते हैं, p पावर 24 चाहिए, मतलब p पावर -6 यहाँ से लेना होगा, तो -6 प्लस 3 -1 c -6 डिफाइन नहीं होगा ना, वो c के साथ नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा डिफाइन, तो आप कहेंगे दैट इज नॉट वैलिड. तो यही हमारा आंसर है. आप इसे सिंप्लीफाई कर लें. 26c 24 इज 26 इंटू 25 अपॉन 2, दैट इज 13 इंटू 25. नेक्स्ट 16 इंटू 15 बाई 2, 8
into 15 and this is 3 times of 6 into 5 by 2 that is 3 into 5. फाइन. अब पूरे को ऐसे कैलकुलेट करके करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर लें. यहाँ पे हमारे पास है 45 और यहाँ पे भी है 45, तो ये दोनों साथ में मिलके बनाते हैं -7 टाइम्स 45. ठीक. यहाँ पे है 13 इंटू 25, दोनों के पास 5 है, तो अगर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाता है 65, यहाँ रह जाता है 63, सो लेफ्ट विथ 10. राइट. तो हमारा आंसर आ जाएगा फेवरेबल केसेस आर 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट ही आएगा 9, यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है. राइट. सो 900 ये हो गया कैंसिल. 1/90 इज द आंसर. ये लुक एट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी डिड. अभी मैं इसी क्वेश्चन को आपको मैनुअल काउंटिंग से बताती हूँ. यहाँ देखें, हमें a प्लस बी प्लस सी 24 चाहिए. परफेक्ट. एंड दीज आर डिजिट्स एंड a 1 से स्टार्ट हो रहा है. अब आप देखें, अगर मैं इसे 1 लेती हूँ तो मुझे b प्लस सी 23 चाहिए होगा, लेकिन जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो डिजिट्स में एट मैक्स एनी डिजिट कैन गो अप टू 9. सो 9 प्लस 9 18 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ 2 डिजिट्स. राइट. तो अगर हम b प्लस सी का मैक्सिमम भी सोचे ना तो वो 18 है. राइट. और वो कब होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग टू a आज 6. फाइन. तो a का जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो होगा 6. राइट. तो अगर ये 6 है तो इन दोनों का सम 18 है, मतलब 9 एंड 9, 1 पॉसिबिलिटी. अब इसे इंक्रीज कर दो. केसेस ही कितने हैं हमारे पास? इतने ही तो है, 9 से आगे तो जा नहीं सकते. एंड 7 की कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमने इसे 7 लिया है तो हमें ये सम कितना चाहिए? 17 चाहिए. राइट. और 17 होगा 9 8 8 9, नो अदर केस पॉसिबल. अगर हम इसे 8 लेते हैं तो हमें ये चाहिए होगा आज 16. 16 होगा 9 विथ 7. एक को मैक्सिमम से बिगिन करें और इसका रिवर्स होके ये रुकेगा, तो 7 बीच में 8 आ रहा है. राइट. तो इतने ही केसेस है, 3 हो गए. 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इसे 9 लेते हैं तो हमें 15 चाहिए. 15 आएगा 9 विथ 6. बस इसे एक एक कम करते चले जाओ ना, बस इसका रिवर्स होके ये रुकेगा. तो 9 से 6 तक में जितने भी नंबर्स आए, कितने आए? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1. और आप काउंट भी कर सकते हो 6 7 8 9, 4 केसेस. सो ये आ गए 10 पॉसिबल केसेस. सो 10 अपॉन 900 है ना, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Let A be a 3x3 non-singular matrix with real entries. Suppose the determinant of A is K, then adjoint of A is. बच्चे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, हम याद ही रखते हैं ना. Date A power n-2 into A. n is 3 in this case. So date A into A is the answer. क्वेश्चन ने कहा जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो K है, तो आंसर इज KA. बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा करने में. नेक्स्ट देखें. The number of positive divisors of the number 79200 which are not divisible by 4. Not divisible by 4. तो हम ये देख लेते हैं कितने ऐसे डिवाइजर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है, एंड टोटल में से उसे रिमूव कर देंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट केस है ना डिविजिबल बाय 4 के. तो टोटल माइनस नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 4. अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स हम फाइंड कैसे करते हैं? हम इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. राइट. तो हम 792 के करेंगे क्योंकि ये 100 है. 100 मतलब 10 स्क्वायर, जो कि है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. ठीक है. तो इसे फैक्टराइज करते हैं. दिस कम्स आउट टू बी 396 to 198, further 2, then we get 99, right? And then 11 ले लेते हैं, so this is 9, which is 3 and 3. तो बच्चा ओवरऑल हमारे पास है 2 power 3 and 2, 2 power 5, 3 square, 5 square and 11 power 1, करेक्ट. और जब हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो हर एक प्राइम नंबर का जो एक्सपोनेंट है उसमें +1 करते हुए हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं. मतलब 5 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, राइट. ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. आप इसे कैलकुलेट भी कर लें. दिस इज 12, 12 × 9 दैट इज 108. ठीक. अब देखते हैं कितने ऐसे डिवाइजर्स है इसके पास जो डिविजिबल बाय 4 है. और बच्चा जब हम डिविजिबल बाय 4 की बात करते हैं, इसका मतलब उसमें 2 स्क्वायर का प्रेजेंस है. तो यहाँ से आप 2 स्क्वायर को कर दो कम, क्योंकि अब हमें उस 2 स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. 2 स्क्वायर डायरेक्टली उस फैक्टर के पास पहुंच चुका है. अब हमें इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बारे में सोचना है. सो दैट कम्स आउट टू बी 4 × 3 × 3 × 2,
राइट हमें चाहिए सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू, तो हम इसे पूरे को कैलकुलेट करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या जो कॉमन पार्ट है दोनों में से हम ले लेते हैं उसे कॉमन, राइट और इन दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, सो दैट कम्स आउट 2 into 9 into 2, हाउ सिंपल, 36। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, function from real to real defined as this, then f is, हमें 1 1 on 2 and inverse इसका डिस्कशन करना है। कोई भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आ जाता है तो सिंप्लीफाई तो करना ही है हमें सबसे पहले। तो ये है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x x से रिप्रेजेंटेड होगा तो फंक्शन 3x बन जाएगा, एंड अगर x नेगेटिव है तो -x + 2x एंड दैट बिकम्स x व्हेनेवर x इज लेस देन 0। तो ये इन दो ब्रांचेस में डिफाइंड है, और दोनों का ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है, तो आप ग्राफिकली प्रोसीड कर सकते हैं, बेस्ट होगा, सारी चीज़ें एट वंस आंसर हो जाएंगी। ठीक, सो व्हाट वी गेट हियर इज 3x, 3 स्लोप वाली लाइन ऑरिजिन से पासिंग, एंड y इज इक्वल टू x अलॉन्ग द नेगेटिव साइड, मतलब स्लोप 1 वाली लाइन ये है। यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज स्टिफनेस हैज चेंज्ड। ठीक है, अब आंसर करते हैं 1 1 बट नॉट ऑन 2। बच्चा 1 1 फंक्शन की हम पहचान कैसे करते हैं? 1 1 का मतलब यही होता है ना बेटा कि हर एक x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नया y क्रिएट हो। तो चेक करने के लिए हम यही करेंगे, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट एनी पोजीशन curves the graph more than once, then it is case of a many one function, multiple x के लिए सेम आउटपुट क्रिएट हुआ है, अदरवाइज इट इज 1 1। और आप देख सकते हैं ये ग्राफ वैसे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले जो ग्राफ होते हैं वो 1 1 तो होते ही हैं, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 1, एंड ऑन टू भी है, आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हाइट तक ये ट्रैवल कर रहा है, राइट। सो इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, तो ये तो हो गया रिजल्ट, एंड ये तो इनवर्स के ऊपर बेस्ट है, और ये ऑप्शन कहता है ऑन टू बट नॉट 1 1, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये इनवर्स के ऊपर बेस्ट है। तो बच्चा ये दोनों ऑप्शंस तो रिजेक्ट हो गए। अब देखते हैं इसका इनवर्स क्या आएगा। तो अगर आप ग्राफिकली ही डील करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करें कि जो इनवर्स होता है वो मिरर इमेज होता है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन, राइट। तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके अबाउट अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं, इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप 1/3 आ जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू x/3, परफेक्ट। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव साइड में लेंगे तो फंक्शन ही y इज इक्वल टू एक्स है तो उसका मिरर इमेज भी तो y इज इक्वल टू एक्स ही होगा। सो कैन वी से यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन क्रिएट हो रहा है वो है दिस फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दैट इज x when x इज लेस देन 0, फाइन। अब चेक कर लेते हैं क्या ये इनवर्स कहलाएगा। अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये -x + x/2 जो कि -x/2 आ रहा है, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये आना चाहिए था, तो ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो -x/3 + 2x/3 इज x/3 इज परफेक्ट, और अगर x नेगेटिव है तो ये हो जाएगा +x/3 एंड 2x/3 मिलके x, बिल्कुल सही। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, सपोज पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, डिस्टिंक्ट है, चूजन फ्रॉम दिस, मतलब ये जो 4 वैल्यूज है इन चारों को असाइंड है। अब हमें कहा गया s का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम आए, जो x है ना वो मैक्सिमम आए। तो बच्चा सिंपल सा है, अगर ये मैक्सिमम है तो इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर एक कांस्टेंट है, ये मस्ट बी मिनिमम, राइट। और ये मिनिमम होने के लिए ये मिनिमम और ये मिनिमम होना चाहिए, फाइन। तो p के लिए सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो p आ गया 1, फाइन, ये 1 हो गया। अब हमें ये मिनिमम चाहिए, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, परफेक्ट। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज होने के लिए q मैक्सिमम होना चाहिए और ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो रिमेनिंग डिजिट्स में जो हमारे पास मैक्सिमम है वो तो है 4, तो हम इसे लिखेंगे आज 4 प्लस। नाउ वी वांट दिस टू बी मैक्सिमम, इसका मतलब ये मिनिमम होना चाहिए, और ये मिनिमम होने के लिए r शुड बी मिनिमम, फाइन। तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से जो मिनिमम डिजिट है वो r के पास चला जाएगा, तो r है 2, राइट। सो दिस इज 2 प्लस, अब हमारे पास डिजिट ही s के लिए बचा हुआ है एंड दैट इज 3, एंड सो दिस। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि s का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्लियरली, फाइन। नेक्स्ट बेटा, तो थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग पे अगर आप जाएं तो बहुत सिंपल है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल, पॉजिटिव, डिस्टिंक्ट, तीनों चीज़ों को ध्यान देना, एंड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइन, देन हमें कोएफिशिएंट्स को कंक्लूड करना है, परफेक्ट है।
तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं कि वो जीपी में है। इसका मतलब जो रूट्स होंगे दिया ए आर स्क्वायर, 3 रूट्स होंगे ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट। एंड पॉजिटिव भी है एंड डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट है इसका मतलब क्लियर है कि आर का वैल्यू 1 नहीं है, फाइन। अब इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें कुछ तो पता चल रहा है, वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, क्योंकि ये दोनों कोएफिशिएंट्स नोन है। क्यूबिक के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो माइनस ऑफ द कांस्टेंट अपॉन highest degree का coefficient, right? So that comes out to be 1. So we have a into a cube, r cube, that is 1. So ar is 1, fine. तो ar का वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक रूट तो हमें पता चल गया, that is 1. अब ऑप्शंस में आप देखिए, वन ऑफ द रूट इज 1, वेरी ट्रू, फाइन। अब हमारे पास जो रूट्स रह गए हैं वो क्या है, क्योंकि ए आर का वैल्यू 1 है तो रिलेशन आ गया ना ए एंड आर में, तो आप तीनों रूट्स को इन टर्म्स ऑफ 1 क्वांटिटी अब लिख सकते हैं। तो अगर हम ए को 1/r कंसिडर करें तो जो हमारे पास रूट्स अब जनरेट हो रहे हैं वो ये है बेटा, राइट। ए आर इज 1 तो आर ही रह जाता है, परफेक्ट। नाउ लुक एट, अब अगर हमें b को डिस्कस करना है तो हमें सम ऑफ रूट्स लेना होगा, व्हिच इज -b, दैट इज 1/r + 1 + r, फाइन। अब हमें b का रेंज चाहिए, तो हमें पता है कि r जो कुछ भी पॉजिटिव है, क्योंकि तीनों के तीनों रूट्स पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है सो r + 1/r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और वो इक्वल टू 2 होता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि r का वैल्यू 1 नहीं लेना है। सो कैन वी से r + 1/r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन 3, राइट। और अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि -b जो है वो ग्रेटर देन 3 है, सो b विल बी लेसर देन -3। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस, तो आप देख लें, वेरी ट्रू। अब हमें कहा गया वन ऑफ द रूट्स इज स्मॉलर देन 1 एंड द अदर वन इज बिगर देन 1, वेरी ट्रू, राइट। हमारे पास रूट सी ये है, r 1 नहीं है, तो एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से स्मॉलर है, परफेक्ट। लास्ट b + c इज 0, तो हमारे पास जो -b है वो सम ऑफ रूट्स है, 1/r + 1 + r, सो b इज -1/r -1 - r, और बच्चा जो c है वो है सम टेकन 2 एट ए टाइम, सो दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, राइट। b + c अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस कैंसल्स, वी आर लेफ्ट विथ 0, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, function is from real to real be defined by f of x is this, greatest integer है, and this is positive square root of y, perfect है, सारा information clearly available है। अब हमें कहा गया f is differentiable everywhere, continuous, bijective, ये तो सबसे पहले पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की बात हो रही है, तो हम उसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। और बच्चा जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, x इज i to i + 1, आप डायरेक्टली i to i + 1 लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से पर्टिकुलर वैल्यू लेते हुए तोड़ सकते हैं इसे। तो अगर हम ये कंसिडर करें तो f of x इन सभी वैल्यू का ये है 0, सो दिस इज 0, ये 0, सो रूट x, फाइन। और अगर हम 1 से 2 तक के लेते हैं तो ये आ जाएगा आज 1, सो 1 प्लस ये भी 1 है, फाइन। तो इस तरह से आप जितने ब्रांचेस चाहे, स्टडी ही तो करना है, देख सकते हैं, उसके बाद आप उसे जनरलाइज कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली i to i + 1 लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट एज f of x इज इक्वल टू i + स्क्वायर रूट ऑफ x - i, परफेक्ट। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। बच्चा 0 से 1 के इंटरवल में ये तो इंक्रीजिंग है, 0 पे ये 0 है और 1 पे ये 1 है, राइट। और स्क्वायर रूट ऑफ x का आप ग्राफ देखना, ये है बेटा, इस तरह से होता है, राइट। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ x की बात करते हैं, ये है, इसे जब आप स्क्वायर करते हो तो ये आता है, ये पैराबोला है, y² = 4x टाइप है ना, उसका सिर्फ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन लेना है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ऐसे वर्टिकल होता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका ग्राफ। अब इसका सेकेंड पार्ट का जो ग्राफ है, या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से सोच सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे सोचेंगे आप बताओ, x के पे x - 1 आया है, मतलब इस ग्राफ को आप 1 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर f of x इज दैट +1, तो ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जो कि 1,0 था वो यहाँ पे आ गया और ग्राफ इस तरह से, फाइन। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ब्रांचेस बनते जाएंगे,
करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन सेज एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्लियरली जहां पे कर्व वर्टिकल बनता है ना, और वैसे भी शार्प कॉर्नर भी आपको दिख रहा है, लेकिन जब ग्राफ में ऐसे वर्टिकल नेचर बन जाता है तो वहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो अनडिफाइंड आता है, क्योंकि वहां पे वर्टिकल टेंजेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे तो बच्चे शार्प कॉर्नर ही बन रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इज रॉन्ग। कॉन्टिन्यूअस तो ये है। क्या एफ बाइजेक्टिव है? क्योंकि इस तरह से जब आप ब्रांचेस इसके बनाते जाएंगे नीचे की ओर भी बनेगा एक्स रियल नंबर के लिए। तो आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर की ओर ग्रेजुअली चढ़ता जा रहा है, तो 1 1 है, ऑन टू भी है, राइट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का हाइट ये कवर करेगा। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज बाइजेक्टिव, तो ये तो हो गया रूल्ड आउट। फाइन, नेक्स्ट बेटा, let Sn be the sum of digits of a positive integer n, then number of solutions of the equation number plus sum of the digits of n plus sum of the digits of Sn। यहाँ तक होता ना तो हम नंबर लेट करके कर लेते, लेकिन जब ये आ जाता है तो मैनुअल कैलकुलेशन के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो उस केस में डेफिनेटली बहुत लिमिटेड केसेस क्वेश्चन हमें देगा। चेक कर लेते हैं। हमारे पास इन तीनों का जो सम है वो ये है 2019 है। फाइन, तो एक बात बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि n जो कुछ भी होगा वो लेस देन इक्वल टू 2019 होगा। इनफैक्ट इक्वलिटी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया। एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, तो आपको जो कुछ भी लेना है वो यही लेना है। तो बच्चा अगर आप मैनुअली भी कर लेते हो ना, इतने से ही नंबर से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप एक एक के लिए चेक कर लो, ठीक है। बट वी विल डू इट लिटिल डिफरेंटली। आप देखो यहां से लेके यहां तक के सभी नंबर्स के पास एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि सिर्फ ये वाली डिजिट हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये 2 डिजिट्स हो, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और अगर ये 2 डिजिट भी है तो ये वाला डिजिट 1 ही होगा पर्टिकुलरली, ठीक है, दैट्स इट। तो दोनों केसेस में हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में आते हैं नंबर, मतलब ये एज इट इज, और इसमें हम Sn को ऐड कर रहे हैं। Sn मतलब सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा 2 + a, एंड सम ऑफ n मतलब a + 2 जो भी नंबर आया उसके सम ऑफ डिजिट्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसे 2 केसेस में ब्रेक कर देते हैं। अगर a का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 7 है तो इस केस में ये जो आएगा ये एक सिंगल डिजिट ही होगा। तो अगर ये सिंगल डिजिट है तो उसका जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो वही वाला डिजिट ही होगा, मतलब ये सेम ही आएगा, राइट। और अगर a लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है तो फिर आप उसे मैनुअली चेक कर लें, वो होगा 8 और 9, 2 ही केसेस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस केस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो 2000 a, तो क्लियर है ये जो समेशन आएगा ये 2000 समथिंग ही आएगा, ठीक है। तो आपको इस पार्ट को तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इसको लेके चलें, ठीक है। तो हम a में ऐड कर रहे हैं 2 + a, और ये भी 2 + a ही आएगा अंडर दिस केस, एंड वी वांट दैट टू बी 19। तो बच्चा ये आया 3a = 15, सो a कम्स आउट टू बी 5। तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉसिबल है, और आप चेक भी कर लें अपने लिए, ठीक। ये आगे, और इसके सम ऑफ डिजिट 7 है और इसका सम ऑफ डिजिट 7 है। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं 14 + 9 बिल्कुल करेक्ट है। तो एक आंसर हमारे पास आ गया 2005, ठीक। अब इस केस में तो और कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। अब 8 के लिए चेक करते हैं। अगर हम 2008 लेते हैं, बच्चा सम ऑफ डिजिट्स क्या है 10 है, और इसका सम ऑफ डिजिट क्या है 1 है। अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं 2019 आ रहा है, तो 2008, फाइन। अब 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। अगर हम 2009 लेते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स 11 है और इसका है 2, राइट। ये तो एक्सीड कर जाता है 2019 को, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड कैटेगरी के पास। सेकेंड कैटेगरी मीन्स दिस, राइट। तो बच्चा इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा 3 + b, ठीक है। अब इसको भी 2 केसेस में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये सिंगल डिजिट है, इसका मतलब अगर b का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 है, इन दैट केस जो Sn होगा सिंगल डिजिट में होगा तो S ऑफ n भी वही सेम होगा, ठीक है। सो अंडर दिस केस अब 2000 को आप इग्नोर करें, क्योंकि जब आप समेशन करेंगे वही आएगा, सिर्फ इसको लेके आगे बढ़ें। तो 1b इसका मतलब 10 + b, एंड ये है 3 + b + 3 + b, ठीक है। एंड हमें ये 19 चाहिए, इसका मतलब हमें ये 9 चाहिए, इसको हमने कर दिया शिफ्ट, सो b हमें चाहिए आज 1, दैट मीन्स 2011। आप मैनुअली चेक भी कर लें। सम ऑफ डिजिट्स 4 है, बिल्कुल सेटिस्फाइंग है।
सो 2 0 1 1। तो बच्चा इस कैटेगरी में हमारे पास कोई और आंसर तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे पर्टिकुलरली फॉर 7 8 एंड 9। ठीक है, आप यहीं पे कर लें। अगर हम इसे 7 लेते हैं तो 17 पहले ही आ चुका और हमें 19 चाहिए, मतलब 2, और आप देख सकते हैं एसन ही एक्सीड कर रहा है। और बी को आप 8 9 लेंगे तब भी वो कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती, राइट। ओनली 3 सच पॉसिबिलिटीज आते हैं। ठीक है, मैंने जो करके बताया आप इससे बिल्कुल भी नहीं करें, रादर आप इंडिविजुअल नंबर्स लेके भी चेक करेंगे ना, तब भी आपको इतना ही टाइम लगेगा, या आप इसे कम टाइम में भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। Alpha greater than -1, beta is greater than -1, then the value of limit n tends to infinity n power beta minus alpha। तो क्लियर हिंट है, DI वाला क्वेश्चन है ये। तो ये r पावर अल्फा है, तो हमें r बाई n पावर अल्फा की जरूरत है, और ये जो है दैट इज दिस। तो n पावर अल्फा से हम इस पूरे को कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे n पावर बीटा है जो कि हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो है r बाई एन पावर अल्फा समेशन, एंड डिनोमिनेटर में है r बाई एन पावर बीटा, ये है अल्फा। ठीक है, समेशन। और इसे इवैल्यूएट करने के लिए हमें एक 1 बाई एन की जरूरत होती है, और वो दोनों के पास ही होती है। ठीक है, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो हम क्या करते हैं, r बाई एन को x कंसिडर करते हैं, 1 बाई एन होता है dx, लिमिट आ जाता है, सबसे छोटा r जो है वो 1 है, तो 1 बाई एन, n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 है, n बाई एन। उसी तरह से ये आ गया, मैंने डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम डिटेल में कवर करते ही हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी जब हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 में बचा, तो ये आ जाता है, आज तक डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब आप आंसर चेक कर लें, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। ठीक, नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन देने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं, शिफ्ट प्रॉपर्टी, दैट्स इट, है ना। तो a प्लस बी माइनस एक्स अगर आप अप्लाई करते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन देखो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको बस आइडेंटिफाई करके उन क्वेश्चंस पे अटेंशन देना है। ठीक है, ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप द ऑर्डर एंड फर्स्ट कलेक्ट ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच आर इजी टू हैंडल। ठीक, तो a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग कॉट एक्स, एंड डिनोमिनेटर में ये कॉस पावर 4, ये साइन पावर 4, और एडिशन में है तो कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। ठीक, अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना बच्चे, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 2i, अगर मैं इसे i कंसिडर करूं तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, एंड log m प्लस log n इज log mn, एंड m इंटू n इज 1, एंड log of 1 इज 0। तो ये आ जाता है स्ट्रेट अवे आज 10। सो आंसर इज 0, i इज 0। ठीक, नेक्स्ट बेटा, if the length of the median drawn on the base of a triangle is half the length of the base, then the triangle is। बच्चा मीडियन के लेंथ रिलेटेड डीलिंग बहुत ही सिंपल होती है किसी भी ट्राइंगल के लिए। AD बीइंग ए मीडियन, आपको ये थ्योरम तो याद होगा, नहीं है तो आप अभी याद रख लें। जब भी लेंथ ऑफ मीडियन पे हम काम करते हैं स्ट्रेट अवे आपको ये यूज करना है। ठीक है, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, ए वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वेयर प्लस बी सी का हाफ। ठीक है, आप बी डी लिख लो या सी डी लिख लो, उसका स्क्वेयर, परफेक्ट। अब क्वेश्चन ने कहा है जो मीडियन है ना वो बेस का हाफ है, मीडियन ए डी है वो बेस का हाफ है, इसका मतलब बी डी के बराबर है, तो हम इसे बी डी स्क्वेयर लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वेयर, राइट, एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वेयर, एंड 2 बी डी होता है बी सी, तो बी सी स्क्वेयर, तो ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज बी सी स्क्वेयर, इज इन केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। ठीक, नेक्स्ट बेटा, a variable sphere of constant radius passes through the point thus, the end touches the xy plane, then locus of the center of the sphere। बच्चा अगर ये xy plane है, स्फीयर है जो इसे टच कर रहा है, xy प्लेन के ऊपर z 0 होता है, तो हमें चाहिए लोकस ऑफ ए सेंटर। तो अगर मैं सेंटर को x, y, z कंसिडर कर लूँ और इससे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ xy प्लेन पे,
तो मॉड ऑफ जेड ही तो होगा, राइट। तो ये हो गया मॉड ऑफ जेड जो कि है रेडियस। और हमें ये पता है सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया गया, उसका डिस्टेंस अगर हम सेंटर से लेते हैं तो वो भी रेडियस आता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। सो वी गेट मॉड जेड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। स्क्वायर कर देते हैं तो मॉड जेड का स्क्वायर आ गया जेड का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स का स्क्वायर। परफेक्ट, आ गया बच्चा लूकस, चेक कर लें as it is we are being given. Next बेटा, let P be a 3 cross 3 real matrix, मल्टी करेक्ट है। let Q be P plus P transpose by 2। बच्चा हम सबको ये चीज़ तो पता है ना कि ये हमेशा ही सिमेट्रिक होता है, राइट। सिर्फ हाफ के लिए नहीं, अगर हम कोई भी रियल टाइम्स P plus P ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमेशा ही सिमेट्रिक आता है, राइट। एंड अगर k टाइम्स ऑफ p माइनस p ट्रांसपोज लेते हैं, दिस इज ऑलवेज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। देन अब क्वेश्चन पे आ जाएं। इट सेज p इज अ सिमेट्रिक इफ r ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो p सिमेट्रिक आएगा वेयर r इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एज, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो जो इसका ट्रांसपोज होगा वो सेम मैट्रिक्स ही होना चाहिए, राइट। सो R ट्रांसपोज, और जब हम मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो R ट्रांसपोज ट्रांसपोज P ट्रांसपोज एंड दिस इज R, फाइन। एंड क्वेश्चन ने कहा कि ये दोनों, ये ट्रांसपोज है, ये दोनों इक्वल है और R नॉन सिंगुलर है, मतलब इन्वर्टेबल है। नॉन सिंगुलर आपको एक क्लियर हिंट दे देता है कि आप उसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ R इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, ये I बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये रह जाएगा। और अगर R सिंगुलर है तो R ट्रांसपोज भी सिंगुलर है। अब अगर हम दोनों तरफ R ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आज I। तो हमारे पास दोनों तरफ क्या बच जाता है बेटा, P ट्रांसपोज एंड इधर P, तो P कम्स आउट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो वेरी करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन आप देखें, इट सेज फॉर एवरी 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स X दिस एंड दिस आर इक्वल। तो एक काम करते हैं, एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि डायरेक्टली तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। X ट्रांसपोज अगर हम प्री फैक्टर की तरह कॉमन ले लें और X दोनों में है आज पोस्ट फैक्टर, तो मिडिल वाले हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, फाइन। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमेशा ट्रू है। अब आप देखें, जो Q मैट्रिक्स है वो ये है, तो अगर हम Q माइनस P करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, दिस इज हाफ P प्लस P ट्रांसपोज माइनस P। So do we get minus half P minus P transpose? और ये हमेशा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, राइट। और ये चीज़ तो हम याद रखते हैं एज ए डायरेक्ट रिजल्ट। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ध्यान से, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास कोई कॉलम मैट्रिक्स है, ये वाली कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज है, तो ये हमेशा ही 0 आता है। अगर किसी को ये चीज़ पता नहीं है तो आप यहाँ पे देख लें, सी बी ए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, सो 3 क्रॉस 1 ले रही हूँ, एंड ए इज सम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पर्टिकुलरली फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड दिस इज सी, द सेम कॉलम मैट्रिक्स। हमें इसका डिस्कशन करना है, ठीक है। तो मैं इस मैट्रिक्स को P मैट्रिक्स कंसीडर कर लेती हूँ और इमीडिएटली P ट्रांसपोज हम ले लेते हैं क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसपोज है। P ट्रांसपोज अगर हम लेंगे होल ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन में जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर बच्चा रिवर्स हो जाता है। सो C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज जो कि माइनस A है, राइट, C ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज C। क्या ये माइनस P आ गया? इसका सिंपली मतलब यही हुआ ना कि P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है। तो बच्चा इस जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 आएगा, यस। इसका मतलब जो मैट्रिक्स होगा उसके पास एक ही एलिमेंट होगा एंड जब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका डायगोनल प्लेसेस मतलब आई प्लेसेस 0 ही होते हैं। तो ये 1 1 प्लेस ही तो हुआ एंड दैट इज 0। तो इट इज केस ऑफ ए नल मैट्रिक्स एंड उसका ऑर्डर भी बिल्कुल क्लियर रखें, इट इज 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो दैट इज ट्रू और इस चीज को याद रख लें बच्चे फ्यूचर यूज के लिए। नेक्स्ट, X ट्रांसपोज S X is equal to X transpose P X for every 3 cross 1 matrix X implies S is equal to Q where S is a symmetric matrix। यहाँ देखें, क्वेश्चन सेज सेम वे हम डील करेंगे, ठीक है। इसे इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो X ट्रांसपोज S माइनस P,
x इक्वल टू 0। इमीडिएटली हम सबसे पहले ट्रांसपोज ही ले लेते हैं, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सो x का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, s का ट्रांसपोज एस एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, p का ट्रांसपोज एंड इसका ट्रांसपोज। परफेक्ट। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो डिस्कशन हो रहा है Q को हमें लाना होगा पिक्चर में, और Q इन दोनों के समेशन से बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो x ट्रांसपोज कॉमन आ जाएगा, 2s p प्लस p ट्रांसपोज इंटू x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्योंकि ये सिमेट्रिक, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे सिमेट्रिक ही रहता है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ लुक एट, अगर आपके पास कोई कॉलम मैट्रिक्स है और यहाँ पे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यहाँ पे उसका ट्रांसपोज है, ठीक है, ये 0 बनने का एक ही तरीका है कि इसी को 0 बनना होगा। ये चीज़ आप बहुत इजीली खुद के लिए कर लेना। आप कोई भी कॉलम मैट्रिक्स ले लेना है ABC, उसका ट्रांसपोज ले लेना, ए मैट्रिक्स जो मर्जी ले लो, ठीक है, एंड इट सेज फॉर एवरी, ठीक है, हर एक ऐसी कॉलम मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा। ये जो रिलेशन है हर एक C के लिए ट्रू होगा। देन इन दैट केस द ओनली थिंग दैट विल वर्क आउट, जब आप इक्वेशन बना के देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका यूज करें, ये नल मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब S इज P प्लस P ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, इसका मतलब S इज इक्वल टू Q। ठीक, नेक्स्ट बेटा, P इज सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट है, बताने की जरूरत है क्या? देख लो, इससे अगर ये है तो P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, Q ये है, Q इज इक्वल टू P, इसका मतलब P प्लस P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 को इधर शिफ्ट किया क्योंकि इक्वल टू P है, तो P ट्रांसपोज इज P, सो P इज सिमेट्रिक। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखें, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पावर 100 देन इनमें से कौन सा सही है? अगर आप इन तीनों को एक बार ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि log ऑफ समथिंग बाय द सेम थिंग, log ऑफ समथिंग बाय द सेम थिंग, यहाँ पे क्या है उसी ढंग से अगर हम सोचें, आप देखें क्या मैं इसे लिख सकती हूँ log, और वैसे भी हिंट आपको यहाँ से मिल रहा है, log ऑफ दिस। ठीक है, सो कैन आई से दिस इज log ऑफ e पावर x अपॉन e पावर x। ठीक, तो जब कभी भी इस तरह का डिस्कशन हम कर रहे होते हैं ना, एक सिंगल फंक्शन के लिए 3 अलग अलग इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कशन हो रहा है, तो आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का चेक कर लो, बस जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है वो है log x अपॉन x, फाइन है, और हमें चेक करना है इसका नेचर। तो f डैश डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, सो 1/x इंटू x, डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, फाइन है। अब हमारे पास जो x इन्वॉल्व है वो है e पावर x, बहुत बड़ा है क्योंकि x से इससे बड़ा है तो e पावर x तो काफ़ी बड़ा होगा। अगर हम ln x की बात करें इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, वो भी काफ़ी बड़ा वैल्यू है, ये तो x है। तो जो हमारे पास इनपुट्स है दे आर क्वाइट लार्ज। ठीक, तो लार्ज इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखें, ये जो 1 है दैट इज log e, फाइन, तो ये जो है दिस इज log e बाई x, फाइन। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि f इंक्रीजिंग कब कब है, तो आप सिंपली ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 ही है, ग्रेटर देन 0 तब होगा जब e बाई एक्स ग्रेटर देन 1 हो, मतलब x स्मॉलर देन e हो, राइट। लेकिन हमारे पास जो x का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो इनपुट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे e से बड़े ही हैं, e मतलब 2.718, राइट। ये तीनों ही इनपुट्स कौन कौन से आप बताएं, e पावर x है, ln x है एंड x है, तो क्या ये तीनों ही वैल्यूज e से बड़े हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस x? यस, सो कैन वी से आवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि इन x के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारे जो इनपुट्स यूज हुए हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब मोर द इनपुट लेसर विल बी इट्स आउटकम। ठीक है, तो अब बस आप इनपुट्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो, तो बता दो x एंड ln x में बड़ा कौन होता है। ये चीज तो आपको याद ही रख लेना चाहिए बच्चा, ये y इक्वल टू x, ये e पावर x, इसके ग्राफ पे कई बार क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, ये ln x होता है, ये y इक्वल टू x, ये e पावर x, तो e पावर x इज लार्जर कंपेयर टू x एंड ln x। तो जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, तो e पावर x से कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, फाइन। आगे बढ़े, जो x वाला होगा वो मिडिल में होना चाहिए, यहाँ पे x वाला हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो क्लियर हो गया, फाइन, दैट्स इट बेटा। तो यही सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना था आज, और
वैसे तो ज़रूरत नहीं है, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, जितने साल के हमने PYQs किए काफ़ी है, लेकिन अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। हमने 2019 तक के तो मोस्टली सभी डिटेल में ही कवर किया है, और ये दो जो शिफ्ट हमारे पेंडिंग थे 2020 के शिफ्ट 2 एंड 2019 का शिफ्ट 2, वो अभी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर ही लिया। तो अगर आप चाहो तो 2018 का दोनों शिफ्ट का कंबाइन करते हो, इस तरह से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं कल, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इफ रिक्वायर्ड। फाइन, सो वी आर क्लोजिंग इट हियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।